हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.19 से आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4.19 में क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से। आपको बोला है भाई साहब, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कि हर एक सेंटेंस को पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो भी दिया गया है वो सही है या गलत है, विथ रीजन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला है। देखो पहले स्टेटमेंट में बोला है कि भाई नेट एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। क्या पूछा है, सॉरी क्या बोला है, नेट एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मतलब कि ये बोलना चाहता है कि हमेशा कोई सर्कुलर मोशन करता कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका नेट एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ठीक है, रेडियस की और टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए? ये सिर्फ वैलिड है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही ये वैलिड है, हर एक के लिए वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है? हर एक के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है। कांस्टेंट स्पीड इसके लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो आंसर आएगा फॉल्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब कि ये वैलिड है सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, हर एक सर्कुलर मोशन के लिए नहीं। क्लियर है? क्लियर हुआ? दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, क्या पूछा है। The velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at the point। बात तो सही है ना, बात तो सही है कि भाई वेलोसिटी वेक्टर जो भी होता है पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। और ये बात तो सही है क्योंकि मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है और ऑब्जेक्ट अगर यहां पे तो उसका वेलोसिटी वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा, अगर यहां पे तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जो भी होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, अगर यहां पे है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर ये मतलब कि टेंजेंट्स की डायरेक्शन में ही होगा वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब कि आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जी हां ये स्टेटमेंट सही है। फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। द एक्सीलरेशन वेक्टर, तीसरा स्टेटमेंट, द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। बात तो सही है, बात तो सही है, ये स्टेटमेंट सही। ये बोल रहा है कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एवरेज ओवर वन साइकिल एक्सीलरेशन वेक्टर जो भी आएगा उसका एडिशन 0 मिलेगा। और बात तो सही है, एडिशन 0 मिलेगा, बात सही है। यस और नो? एवरेज एक्सीलरेशन, देखो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में आपको यहां पे एक्सीलरेशन का वेक्टर बोला है ना, वेक्टर बोला है, यहां पे वेक्टर बोला है। ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी अलग अलग मिल रही है, हर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग अलग मिल रही है, हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, अगर कोई ऐसी है तो उसके अपोज में भी कोई एक ऐसी होगी। मतलब कि यहां पे जो एक्सीलरेशन होगा उसको अपोज करने वाला वही डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन ऐसा होगा, है ना, जो क्रॉस में आता होगा। तो ये क्रॉस वाले कंपोनेंट जो भी होते हैं ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये वेक्टर कंपोनेंट है ना, ये वेक्टर कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए ये बात तो सही है कि जी हां अगर हम हर एक पॉइंट का एक सर्कुलर पाथ के लिए हर एक पॉइंट पे जो भी एक्सीलरेशन आता है, एक्सीलरेशन वेक्टर जो भी आता है, उस सबका अगर हम वेक्टर एडिशन कर दे तो हमेशा यह आंसर 0 निकलेगा। वेक्टर एडिशन करोगे तो आंसर 0 में निकलेगा क्योंकि क्रॉस वाले जो एक्सीलरेशन होंगे ना वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4.20, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, मतलब कि यहां पे पोजीशन आपको दी गई है दैट इज r इज इक्वल टू 3.0 t i कैप माइनस 2 t स्क्वायर j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters, then क्वेश्चन है फाइंड द v and a of a particle। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि भैया तो वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेट, ये बोल्ड है ना, बोल्ड अल्फाबेट है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वेक्टर दिखा रहा है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो नोटेशन चलता है वो बोल्ड अल्फाबेट वाला चलता है।
हम इसको बोल्ड में नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एरो लगा देंगे, है ना। तो भाई आपको आर कैप दिया गया है, या फिर मैं ये बोलूं कि ये जो आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो उसका टाइम का फंक्शन आपको यहां पे प्रोवाइडेड है, एंड दैट इज 3.0 नहीं लिखते, मैं 3t लिखता हूं, तो 3t आई कैप -2t² जे कैप +4k कैप, ठीक है। सो इट इज दी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का टाइम वाला फंक्शन ऐसा मान लो। और आपको क्या निकालने को बोला है, आपको वेलोसिटी वेक्टर का टाइम वाला फंक्शन क्या आएगा एंड एक्सीलरेशन वेक्टर का टाइम वाला फंक्शन क्या आएगा वो निकालने को बोला है। मतलब कि ऐसा सीधा समझो कि भाई x दिया गया है, आपको v निकालना है एंड उसके बाद आपको a निकालना है। आपको पता है क्या करना है भाई, यहां पे डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, सीधा ऑर्डर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला ऑर्डर है, तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं से वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेता हूं। तो भैया वेलोसिटी का टाइम वाला फंक्शन क्या निकलेगा, मुझे पता है, इट इज d/dt ऑफ, ये भाई आपको भी पता है, मुझे सिर्फ अकेले को नहीं पता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो आपको पता है तो भाई वीडियो को पॉज करो और खुद यहां पर डिफरेंशिएशन करो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ 3t आई कैप -2t² जे कैप +4k कैप, सही है। चलो डिफरेंशिएशन सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो ये d/dt ऑफ t आई कैप -2 बाहर आ गया, d/dt ऑफ t² जे कैप +4 बाहर आ जाएगा, d/dt, और 4 को बाहर लेने की वैसे जरूरत नहीं है, कांस्टेंट ही तो है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 हो जाता है ना। तो ये 4k कैप, क्लियर है। चलो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा सिर्फ 3i कैप। t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2t होता है, तो ये हो जाएगा 2t जे कैप, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0k कैप। भाई ये आई कैप, जे कैप, के कैप सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो मुझे ये मत बोलिएगा कि सर ये के कैप का डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, इट जस्ट शोइंग द डायरेक्शन, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 3i कैप 2 2 जा 4, तो 4t जे कैप +0k कैप, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर का फंक्शन बन गया, है ना, जिसको हम v वेक्टर ऑफ t ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमें एक्सीलरेशन का टाइम वाला फंक्शन भी निकालने को बोला है, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन का टाइम वाला फंक्शन, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के टाइम वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। और सॉरी ये तो वेक्टर है ना, हाँ, तो ये v ऑफ t वेक्टर। चले तो डिफरेंशिएशन वगैरह ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ, ये हो जाएगा 3i कैप -4t जे कैप +0k कैप, ठीक। चलो डिफरेंशिएशन सेपरेटली अप्लाई करो, 3 बाहर, अरे 3 को बाहर लाने की जरूरत नहीं है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां से 4 कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन नहीं बोलेंगे, बाहर निकल सकता है, तो d/dt ऑफ t जे कैप +0 का तो 0 ही होगा, तो इसको लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो एक्सीलरेशन वेक्टर का फंक्शन आएगा, देखो i कंपोनेंट 0, k कंपोनेंट 0, बच्चा जो भी है वो j कंपोनेंट, और उसमें भी t का डिफरेंस t के रिस्पेक्ट में 1 आता है, तो ये हो जाएगा -4j कैप ओनली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन का वेक्टर टाइम वाला फंक्शन, ठीक है। चलो तो पहला ऑप्शन, सॉरी पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था उसका तो हमने आंसर दे दिया। नाउ व्हाट अबाउट द बी में क्या पूछा है, देखो, तो बी क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। आपको बोला है कि 2 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट या फिर वो जो पार्टिकल दिया गया है जिसकी ये पोजीशन का ये फंक्शन है, ठीक है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, दोनों यहां पे पता लगाना है। तो मतलब कि मैं क्या करूंगा, ये जो वेलोसिटी वाला फंक्शन है ना, उसमें टाइम की वैल्यू 2 सेकंड प्लेस कर दूंगा, सिंपल है ना। सो हम क्या करेंगे, लेट
t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड इन v ऑफ t वेक्टर, ठीक है। सो देखो बच्चों, मुझे v ऑफ t की वैल्यू हम यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 4 इंटू टी का वैल्यू 2 प्लेस करेंगे j कैप, वो k वाला कंपोनेंट तो 0 है तो उसको लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 8j कैप। सो दिस इज दी वेलोसिटी वेक्टर एट 2 सेकंड। लेकिन हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालने को नहीं बोला है, हमें बोला है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता है ना भाई, ना मत बोलियो रे बावरे मैन, एग्जाम आ रही तो अभी इतना तो समझ लो, ना मत बोलियो, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस, अरे भैया x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का, यहाँ पे y कंपोनेंट क्या है इसका -8 है, प्लस z लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि z कंपोनेंट 0 है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही निकलेगा, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 8 का स्क्वायर कितना -8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये कुल मिला के आता है 64 प्लस 9 मतलब कि √73, तो ये हो जाएगा √73, मतलब कि यहाँ पे 8.5 समथिंग कुछ आंसर निकलेगा, लेकिन फिर भी हम कैलसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भाई साहब ये अंडर रूट में 73 कितना निकल के आता है, हाँ हमारा अंदाजा सही था, 8.544, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 8.544, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। तो इतना आएगा मैग्नीट्यूड एट 2 सेकंड, ठीक है। एट 2 सेकंड दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड निकालने को बोला था हमें। अच्छा और क्या बोला है इसमें, अरे भैया सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी निकालने को बोला है, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड निकाले, अभी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो भाई उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं आपको पता है, डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, याद करो, थीटा निकालने को बोला है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, याद आया कुछ, y कंपोनेंट -8 है, x कंपोनेंट 3 है, तो ये कुछ वैल्यू कुछ इतनी आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -8/3, और बच्चों इसकी अगर वैल्यू हम निकालना चाहे तो ये आएगी 69.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, विथ x एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, विथ x एक्सिस लिखना है, x एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4.21। देखो क्या बोला है, A particle starts from the origin at t is equals to 0 second with a velocity of 10 j cap, ध्यान से सुनना 10 j cap। देखो ये जर्नी स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल t is equals to 0 सेकंड पे, उसके पास सिर्फ y डायरेक्शन की ही वैल्यू, j cap का मतलब क्या होता है, ये j cap है, ये j cap का मतलब क्या होता है, ओनली y डायरेक्शन की वेलोसिटी, मतलब कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 उसके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो पहले जो दिया गया है ना वो पहले लिखते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब समय की शुरुआत हुई तब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि vo वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, v0x i कैप प्लस v0y j कैप, ये हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वो कितनी दी गई है यहाँ पे, वो आपको दी गई क्योंकि इसका सिर्फ j कैप वेक्टर ही, मतलब कि j कैप y कंपोनेंट ही दिया गया है, x कंपोनेंट नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि x कंपोनेंट 0 है। जब समय की शुरुआत हुई तब ये भाई साहब के पास x कंपोनेंट नहीं है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी, सिर्फ y डायरेक्शन की उसके पास वेलोसिटी थी, और वो भी कितनी, 10 j कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब उसकी x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, एंड y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है।
चलो आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो। और क्या बोला है? एंड मूव्स इन द XY प्लेन विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ, and moves in a XY plane with constant acceleration of this, मतलब कि वो XY प्लेन में ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव हो रहा है। ये जो एक्सीलरेशन दिया गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के पास x कंपोनेंट भी है एंड y कंपोनेंट भी है, मतलब कि इसके पास दोनों एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो उसको भी हम लिखते हैं। यहां पे अल्टीमेटली आपको एक्सीलरेशन वेक्टर दिया गया है जिसका x कंपोनेंट आपके पास कुछ है, y कंपोनेंट भी आपके पास कुछ है। x कंपोनेंट कितना दिया गया है? 8i के, एंड y कंपोनेंट कितना दिया गया है? 2j के। ठीक है, तो यहां से हम इसको अलग से लिख सकते हैं कि भाई ये जो एक्सीलरेशन है इसका x कंपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि भाई इसके पास x डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है एंड y डायरेक्शन में उसके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। मैंने क्या बोला था तब? जब भी मैंने 2 डायमेंशन की बात की थी तब मैंने आपको समझाया था कि बच्चों जब भी 2 डायमेंशन मोशन इन 2D आती है तो ऐसे केस में ना दोनों कंपोनेंट को अलग करके देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दोनों कंपोनेंट को अलग से देख के सॉल्व करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हमेशा यही करो, दोनों को साथ में मत देखो, अलग करके देखो। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी इस तरीके से ही आपको पूछा गया है। देखो क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। ए के अंदर आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई कौन से टाइम पे वो कंपोनेंट, वो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा। वो टाइम आपको पहले निकालना है, कौन से टाइम पे वो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा। तो इसके लिए हम पहले ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एट टाइम टी x coordinate of particle is 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर। तो हम अज्यूम करें कि भाई टी टाइम पे, मान लो टी टाइम पे वो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 16 मीटर है। x कोऑर्डिनेट मतलब कि x इज इक्वल टू आपको 16 मीटर दिया गया है। और ये x का फॉर्मूला क्या आता है भाई? कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है ना। देखो x कंपोनेंट एक्सीलरेशन का जो भी है वो कांस्टेंट है, y कंपोनेंट भी कांस्टेंट है, मतलब कि ये दिखा रहा है कि जो पार्टिकल की मोशन हो रही है भले वो 2 डायमेंशन में हो रही है, लेकिन दोनों डायमेंशन को अलग देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई उसकी जो मोशन है वो x डायरेक्शन में भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है, देखो, एंड y डायरेक्शन में भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है, देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो दोनों डायरेक्शन में अगर आप इसको अलग अलग देखोगे तो दोनों डायरेक्शन में आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन दिखेगी। मतलब कि यहां पे x कोऑर्डिनेट दिया गया है तो सिर्फ x डायरेक्शन के कंपोनेंट को देखते हैं तो भाई यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? x का फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है? v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। लेकिन यहां पे सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा v0xt प्लस हाफ at स्क्वायर। at नहीं बोलूंगा, ax बोलूंगा, है ना, ax t स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए, तो x कंपोनेंट है 16 मीटर, v0x कितना है? इनिशियल x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो भैया ये तो पूरा 0 हो गया ना, Vox 0 है इसलिए पूरा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ। अच्छा, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? तो भैया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम 8 प्लेस करेंगे इनटू टी स्क्वायर। देखो ये 2 4 जा 8 हो गया एंड 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो भैया टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 4। लेकिन ये तो टी स्क्वायर का वैल्यू है, हमें तो वो टाइम निकालना था ना, तो टाइम कितना आ सकता है? 2 सेकंड। सर प्लस और माइनस 2 नहीं ले सकते? देखो बच्चों, टाइम हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस 2 सेकंड लेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया जो पूछा गया था, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलो, तो ये क्वेश्चन तो खत्म। अभी आगे बढ़ो।
उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, मतलब कि ये वाले टाइम पे इस ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो अभी हमें टाइम मिल चुका है, तो अभी वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। सो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड उसका y कोऑर्डिनेट होगा, y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, v0 yt प्लस हाफ a yt स्क्वायर, है ना, यही तो फॉर्मूला बनेगा। y कंपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो भैया v0y अभी 0 नहीं है, v0y की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो 0 नहीं लिख सकते, तो ये होगी 10 इंटू टाइम 2 सेकंड प्लस 1/2 ay कितना 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर। देखो 2 ने 2 को मार दिया तो ये 10 दूजा 20 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो भैया यहीं से हमें उसका y कंपोनेंट क्या मिला, y कंपोनेंट मतलब कि y कोऑर्डिनेट, वही टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा 24 मीटर। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि एट 2 सेकंड उसका x कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा एंड y कोऑर्डिनेट 24 मीटर होगा, ठीक है। चलो, तो ए के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों हमने निकाल लिए। अभी बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई बी के अंदर क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, एट दैट टाइम मतलब कि कौन से टाइम पे, ये वाले 2 सेकंड पे। तो भाई 2 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, देखो वेलोसिटी निकालने को नहीं बोला है, स्पीड निकालने को बोला है ना। 2 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो उसके पहले मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि भाई 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 से, क्योंकि इनिशियली 0 थी ना, तो 0 से इंक्रीज होके कितनी हो गई होगी, लेट्स से vx, एंड वही 2 सेकंड में भाई उसकी y वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, वो इंक्रीज होके कितनी हो गई होगी, तो लेट्स से vy। तो पहले vx एंड vy मुझे पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे हम लिखते हैं एट t is equals to 2 सेकंड, अस्यूम दैट उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके 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 x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी इंक्रीज होके होके vx हो गई है। और ये vx का फॉर्मूला क्या होता है, vx इज इक्वल टू v0 प्लस at होता है। क्योंकि हम सिर्फ x कंपोनेंट की बात करें, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे v0x प्लस axt लिखूंगा, है ना। तो vx हो गई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। अभी यहाँ पे इनिशियली x डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए इसको 0 प्लेस कर सकते हैं, तो इट इज 0 प्लस ax कितना है, ax है भाई 8 और टाइम कितना है 2, सो ये होगी 16 मीटर पर सेकंड। तो भाई साहब 2 सेकंड बाद वही पार्टिकल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होके 0 से इंक्रीज होके कितनी हो गई होगी 16 मीटर पर सेकंड, क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से vy भी निकाल लेते हैं। सो भैया vy क्या होता है, vy होता है v0y प्लस ayt, y कंपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं। v0y 0 नहीं है भाई साहब, v0y इनिशियली वो पार्टिकल के पास y डायरेक्शन की तो वेलोसिटी थी, दैट इज 10 प्लस ay, y कितना, ay 2 है, t कितना है 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, 10 प्लस 4 हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि 2 सेकंड में उसकी y वेलोसिटी 10 से इंक्रीज होके 14 हो गई होगी। मतलब कि एट 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड में अगर इसको आंसर के फॉर्म में लिखना चाहूं, ओनली वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, उसकी वेलोसिटी v वेक्टर मैं लिख सकता हूं vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx, दैट इज 16, तो उसकी वेलोसिटी x कंपोनेंट हुई होगी 16 i कैप एंड y कंपोनेंट बना होगा 14 j कैप, ठीक है। लेकिन ये तो वेलोसिटी वेक्टर हुआ ना, हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमें स्पीड पूछा है। सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, भाई साहब स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है। सो इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, तो हमें पता है कि 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर हमें निकालना है,
और 16 का स्क्वायर हमारे पास बच्चों आता है 256, ठीक है, सो 256, और 14 का स्क्वायर हमारे पास आता है 196, सो ये हो जाएगा 256 प्लस 196, मतलब कि 452 हमारे पास वैल्यू आएगी। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 452, ठीक है। चलिए इसका भी अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट 452 कुछ निकल के आएगा 21.26 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इतनी स्पीड हुई होगी उसकी 2 सेकंड पे, ठीक है। तो ये आ गया आंसर बी का। बी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 21.26 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बच्चों हमेशा याद रखो, जब भी ये 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमेशा x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट को सेपरेट करके सॉल्व करो, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी और अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4.23। सर 4.22 बाकी रहेगा। बच्चों 4.22 क्वेश्चन है ना, उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। हमने अब तक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा है, तो मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट की डिस्कशन हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल पूरा लेक्चर ना डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, तो उसके लिए वो पॉइंट हम कल के लेक्चर में अलग से देखेंगे, क्योंकि उसमें उसका यूज होने वाला है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो वो डॉट प्रोडक्ट अगर पता है तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इसके लिए मैंने उसको अभी पेंडिंग पे रखा है, ठीक है। कल के लेक्चर में अलग से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो 4.23 की बात करते हैं। For any arbitrary motion in space, which of the following relations are true? भाई कोई भी आर्बिटरी मोशन का मतलब क्या? कोई भी एनी आर्बिटरी मोशन इन स्पेस के लिए यहां पे ये जो रिलेशन दिए गए हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। यहां पे एवरेज स्टैंड्स फॉर द एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ओवर द टाइम इंटरवल t1 से t2, मतलब कि t1 से t2 के बीच की एवरेज वैल्यू, एवरेज जहां जहां पे लिखा वो क्या होगी? t1 से t2 के बीच की एवरेज होगी, ठीक है। तो यहां पे कौन सी जो भी यहाँ पे 5 आपको यहाँ पे रिलेशन दिए गए हैं, ठीक है, वो कौन से रिलेशन यहाँ पे ट्रू है, सभी मोशन के लिए ट्रू है, वो हमें पता लगाना है। तो देखो पहला देखते हैं। पहला v एवरेज इज इक्वल टू 1/2 v t1 प्लस v t2। क्या आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि इट इज नथिंग बट v1 प्लस v2 बाई 2? याद आया कुछ ऐसा? कुछ हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऐसा कुछ देखा था कि v1 प्लस v2 बाई 2। ये फॉर्मूला कहां लगता था? ये फॉर्मूला बच्चों कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के लिए लगता था, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के लिए लगता था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लग सकता है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन जब भी हो तब, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्मूला देखो, v एवरेज इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? क्या मैं इसको डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बोल सकता हूं? जी हां, आप इसको डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो कोई भी मोशन के लिए सही है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी मोशन, क्योंकि ये वी एवरेज का सीधा फॉर्मूला है भाई। वी एवरेज का सीधा फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है? वी एवरेज का सीधा फॉर्मूला। कभी भी आपको वी एवरेज निकालना है तो आप क्या लगाते हो? फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो भाई ये वैलिड है कोई भी मोशन के लिए, ये एवरेज का फॉर्मूला है ना। इसके बाद देखो ये कब लग सकता है? ये रिलेशन देखो, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। याद करो ये कब लग सकता है? ये कब लग सकता है? ये भी तो भैया कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन हो तब लग सकता है ना। हर एक मोशन के लिए थोड़ी ना लगेगा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के लिए ही लगेगा, हर एक मोशन के लिए नहीं लग सकता है। समझ में आ रहा है भाई? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के लिए ही लग सकता है। उसके बाद देखो, r of t is equals to r of 0 plus v of 0 t plus half at square। भाई ये भी सुनेला लगता है। x is equals to x0 plus v0 t plus half at square, ये वाला फॉर्मूला कब लग सकता है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के लिए, है ना। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये वाला फॉर्मूला भी
सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के लिए ही लग सकता है, बाकी कोई मोशन के लिए नहीं लग सकता है ना, बाकी कोई मोशन के लिए नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? चलो आखिरी देखो, ए एवरेज इज इक्वल टू, क्या इसको डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो भैया ये तो एवरेज का ही फॉर्मूला ना, ए एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, हर एक के लिए लगता है, हर एक के लिए लगता है ना। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी मोशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी मोशन। ठीक है, तो जब हमने इसको देखा तो हमने ये पाया कि भाई साहब यहां पे सिर्फ बी एंड ई ही यहां पे ऐसे है कि जो कोई भी स्पेस में होने वाली कोई भी मोशन के लिए अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि वो एवरेज के सीधे फॉर्मूला है। बाकी ए सी एंड डी जो भी है ना, वो सिर्फ वैलिड है किसके लिए? मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब कि जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन होगी तभी ए सी एंड डी एप्लीकेबल हो सकता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है ना, आसान है ना एकदम, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4.24, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलो स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो सही है कि गलत है। क्या पूछा है? ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट, अभी देखो इसके साथ पूरा सेंटेंस आपको रीड करना है, ये सेंटेंस के साथ ए रीड करना है, यही सेंटेंस के साथ बी रीड करो, यही सेंटेंस के साथ सी रीड करो, कंटिन्यूटी में रीड करना है और आपको बोलना है कि क्या ये सही होगा या गलत होगा। तो चलो पहले ए सेंटेंस को जोड़ के रीड करते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो कोई भी प्रोसेस में कंजर्व्ड हो। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी, और कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है वो आप समझते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है। ठीक है, तो क्या ये सही है? क्या स्केलर क्वांटिटी वो होती है कि जो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, कोई भी प्रोसेस हो कंजर्व रहती है? गलत, 100% गलत भाई। हम ना यहां पे कोलिजन नाम की एक चीज पढ़ने वाले हैं। कब पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पे अगर कोलिजन इन इलास्टिक है, कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट जब भी टकराते हैं ना, आपने कभी ये महसूस किया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी है, पीछे से कोई मोशन में आता हुआ एक ऑब्जेक्ट इसके साथ टकरा जाता है, तो ये जो स्टेडी था ना वो भी उसके साथ मोशन में आ जाता है ना। और उसके साथ साथ आपने ये भी ऑब्जर्व, जो टकराता है ना उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और जो स्टेडी था उसके पास वेलोसिटी आ जाती है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन क्या 100% एनर्जी ट्रांसफर हुई? नहीं, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जब भी इन इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तब काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व्ड नहीं रहती है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व्ड होती तो ये इन इलास्टिक कोलिजन में भी वो कंजर्व्ड रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है इन इलास्टिक कोलिजन में। देखो मैं सीधा पॉइंट यही बोलूंगा कि भाई कोई भी कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है वो कैसे पता लगा सकते हैं? तो भैया वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर से, अगर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो इलास्टिक होगा, अगर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो इलास्टिक, नॉन इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो भैया जरूरी नहीं कि एवरी टाइम काइनेटिक एनर्जी मतलब कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व्ड ही हो, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर हुआ? ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर। चल आगे बढ़ो। सेकंड सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। कौन बोला भाई? मतलब कि ये स्टेटमेंट तो ऐसा बोलना चाहता है कि भाई स्केलर क्वांटिटी वो होती है कि जो कभी भी नेगेटिव वैल्यू अचीव नहीं करती है। भाई साहब टेम्परेचर स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। क्या नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है? होता है ना। तो बात खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट गलत है ना। टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव, -4 डिग्री टेम्परेचर बोलते हैं भाई, बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव टेम्परेचर बोलते हैं, होता है ना, नेगेटिव टेम्परेचर होता है ना। तो भाई ये नेगेटिव हो सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। और मतलब कि ये तो बोलना चाहता है कि भाई स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता।
भाई साहब मास, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, सारे डायमेंशन होते हैं उनके पास, उन सबके पास डायमेंशन होते हैं। हाँ, डायरेक्शन नहीं होती लेकिन डायमेंशन तो होते हैं ना। हाँ, तो कौन बोला भाई, ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। क्लियर, चलो आगे बढ़ो, पढ़ो पूरा सेंटेंस। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। कौन बोला भाई, ये भी गलत बात है। भाई साहब यहां पे आप समझ सकते हो, पहले तो टेम्परेचर की बात कर लो। भाई स्पेस के अंदर कहीं पे जाओ, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ, क्या एटमॉस्फेयर चेंज नहीं होता है? अगर एटमॉस्फेयर चेंज होगा क्या टेम्परेचर चेंज नहीं होता है? मतलब कि जितना टेम्परेचर हमारे इंडिया में है उतना ही सेम टेम्परेचर आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, ये थोड़ी ना होता है, ये गलत है ना, ये गलत है। ये सुनो भाई, अलग अलग टेम्परेचर आपको अलग अलग लोकेशन पे मिल सकता। अरे उतना छोड़ो, आप सिटी चेंज करोगे ना तो भी आपको टेम्परेचर में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, है ना। अरे टेम्परेचर नहीं समझ में आता तो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे आप अर्थ की सरफेस को छोड़ते जाते हो वैसे वैसे उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। पोटेंशियल जो भी होता है ना वो माइनस, लेकिन चलो ना छोड़ो ना, अभी मैं क्यों बताऊं आपको ये पोटेंशियल वाली बात, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊं, अभी समझ में भी नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होता जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। सबसे बड़ा एग्जांपल तो टेम्परेचर का है। आप समझ सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे, टेम्परेचर क्या हर एक जगह पे सेम है? अरे वो छोड़ा, आप स्पेस में जाने वहां पे भी उतना ही टेम्परेचर जितना यहाँ पे अर्थ की सरफेस ऊपर है, इतना ही है? नहीं, नहीं है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना। क्लियर है ना। तो भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो अभी। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद अ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब कि ये बोलना चाहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको आप कोई भी डायरेक्शन से आप उसको ऑब्जर्व करो, हमेशा आप उसको उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही मिलेगी। और बात तो सही है क्योंकि वो डायरेक्शनल वेक्टर नहीं है। आप मास मेजरमेंट लो, चाहे पूरब से लो, चाहे पश्चिम से लो, चाहे नॉर्थ से लो, चाहे साउथ से लो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अरे कोई भी डायरेक्शन से मास मेजरमेंट देखो आपको मास उतना ही मिलेगा, है ना। तो ये आखिरी स्टेटमेंट सही है, आखिरी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो यस इट इज ट्रू, मास विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस एंड देयर ओरिएंटेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब कि आप खड़े रह के मास मेजरमेंट करोगे तो आपको 90 केजी मिलेगा, और सोते सोते मास मेजरमेंट करोगे तो आपको 50 केजी मिलेगा। तो भैया ऐसा है कि अगर कोई बंदा सोता रहता है और सोते सोते मास का मेजरमेंट करता है तो भैया उसका मास कम दिखाई देता है। तो ऐसे केस में भाई वो मोटे लोग भी ना सोते सोते मास का मेजरमेंट करते हैं और बोलते कि भाई मैं तो दुबला हो गया, मैं तो पतला हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई। आप कोई भी डायमेंशन में, कोई भी ओरिएंटेशन में मास का मेजरमेंट लोगे आपको वही मिलेगा, है ना। क्लियर है? छोटे बच्चों का हॉस्पिटल देखा है, वहां पे उसका जब भी मास मेजरमेंट किया जाता है, मतलब कि उसका वेट मेजरमेंट किया तो उसको सुला के, मतलब कि उसका जो वेइंग मशीन होता है ना वो वहां पे बच्चा सो सकता है, उस तरीके का होता है। वहां पे खड़ा रह के आपका मास मेजर, छोटा बच्चा भाई अभी अभी छोटा बच्चा है, 1 साल का 2 साल का है, अभी अभी उसने चलना सीखा है या फिर चलना नहीं सीखा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए वेट कैसे मेजर करेंगे? तो उसका जो वेइंग स्केल होता है ना उसके ऊपर सोने की जगह होती है, तो उसको वहां पे सुला दिया जाता है और फिर मास मेजरमेंट लिया जाता है, मतलब कि वेट मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी ओरिएंटेशन में आप उसका मेजरमेंट लो, आपको वो वही रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 4.25, देखो क्या बोला है। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो कि यहां पे नीचे ग्राउंड है, कहां है? ये वाला ग्राउंड, ठीक है। हम यहां पे प्लॉट कर लेते हैं, ये वाला ग्राउंड है, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारा। क्लियर? चलो, और ये जो एरोप्लेन है ना वो ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर 3400 की हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। 3400 की हाइट पे, और कहां से कहां जा रहा है? If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft position 10 seconds apart is 30 degree, then what is the speed of the aircraft? मतलब कि यहां से किसी ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से पहले ए वाले पॉइंट पे था, फिर वो मोशन करता 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 आगे बढ़ा और बी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड से देख रहा है उसकी पहली पोजीशन ए थी जब से उसको देखना स्टार्ट किया, और आखिरी वाली पोजीशन जब ऑब्जर्वेशन लेना बंद करेगा तब उसकी फाइनल पोजीशन बनी बी। तो तब उसने देखा तो उसका एंगल जो भी बना वो कितना बना? 30 डिग्री। मतलब कि
ये एंगल कितने सेकंड में बना, तो भैया 10 सेकंड में। ये एंगल 10 सेकंड। ऐसा होता है ना कि भाई यहां से देखते जाते हैं, ध्यान से सुनना, ये देखना भी, ठीक है। हो क्या रहा है कि भाई वो ऑब्जर्वर इस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो ऑब्जर्व कर रहा था। जब 10 सेकंड कंप्लीट हुए तब वो प्लेन बी पोजीशन पे पहुंचा, और तब उसने ये पाया ऑब्जर्वर ने कि भाई मेरी आंखें 30 डिग्री एंगल घूम चुकी है 10 सेकंड में, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है कि भाई साहब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। मतलब कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई साहब की जो नजरें थी ना वो 30 डिग्री घूमी कितनी सेकंड में, 10 सेकंड में। मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जब उनकी नजरें 10 सेकंड में 30 डिग्री घूमी तब प्लेन ए से बी तक पहुंचा था, है ना, प्लेन ए से बी तक पहुंचा था। या फिर मैं बोलूंगा कि प्लेन ने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया होगा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि प्लेन ने 10 सेकंड में ए बी डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। तो स्पीड कितनी होगी, एरोप्लेन की स्पीड आसानी से पता लगा सकते हैं, स्पीड ही तो पूछिए। तो एरोप्लेन की स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज नथिंग बट इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रैवल डिस्टेंस दैट इज ए बी डिवाइड बाय टाइम दैट इज 10 सेकंड। अभी ए बी निकाल लो तो आपको उसकी स्पीड भी मिल जाएगी। तो ए बी कैसे पता करें, तो भाई टोटल एंगल 30 है, अगर मान लो कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो उस हिसाब से देखने जाए तो भाई ये आधा एंगल जो भी बनेगा वो कितना बनेगा, 15 डिग्री, है ना, आधा एंगल 15 डिग्री। अभी जरा देखो तो क्या ये OC ही 3400 मीटर बोल सकते हैं, जी बिल्कुल भाई। OC वो क्या है, इट इज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, है ना। तो वो तो 3400 मीटर ही बोल सकते हैं ना। तो OC की वैल्यू 3400 मीटर। अगर हमें OC पता है तो जरा ये ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल OCA, ये ट्राइंगल OCA या फिर ACO, इसके लिए अगर पता लगाओगे तो अगर हम AC पता लगा सकते हैं तो उसका डबल हो जाएगा AB, है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, AB इज नथिंग बट इक्वल टू डबल ऑफ AC, और हम किसको पता लगाने वाले हैं, AC की वैल्यू पता लगाने वाले हैं। तो मैंने क्या कर दिया, AB इज नथिंग बट इक्वल टू क्या लिख दिया, डबल ऑफ AC लिख दिया, दैट इज डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बाई 5, ठीक है। तो इतनी स्पीड होगी ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, तो AC की वैल्यू हम ट्राइंगल ACO को देख के, क्योंकि ये ट्राइंगल जो भी बनेगा ACO वो राइट एंगल बनेगा। सो फ्रॉम ट्राइंगल ACO, भाई साहब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC क्या सामने वाली बाजू है ना, और OC क्या पास वाली बाजू है। तो हम यहाँ पे 10 अप्लाई कर सकते हैं, 10 15 डिग्री इज इक्वल टू सामने वाली मतलब की AC, पास वाली मतलब की OC, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC इज नथिंग बट इक्वल टू OC टाइम्स 10 15 डिग्री, क्लियर है, OC टाइम्स 10 15 डिग्री। और बच्चों यहां पे आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा भाई, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो आप याद रख लो तो अच्छा रहेगा। 15 डिग्री है, 37 डिग्री है, 53 डिग्री, वो सारे एंगल जो भी है उसकी वैल्यू थोड़ी याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो भाई साहब ये 10 15 होता है 0.2679, एंड OC की वैल्यू क्या है हमारे पास 3400, ठीक है। तो OC की वैल्यू है 3400 एंड 10 15 की वैल्यू है 0.2679, 0.2679। तो आपके पास कैल्सी है, पहले इसका पता लगा लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 3400 मल्टीप्लाई विथ 0.2679 और ये आएगा 910.86, 910.86 मीटर, ठीक है, मीटर, क्लियर है। सारी चीजें मीटर एंड सेकंड में ही चल रही है, तो इतना मीटर होगा। तो AC की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 910.86 डिवाइड बाई 5, मतलब कि इसका डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा। सो ये आंसर है, इसका डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 182.172 आएगा। सो 182.17 मीटर पर सेकंड। तो इतनी होगी उस एरोप्लेन की स्पीड जो हमें निकालने को बोला गया है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना, एकदम आसान है, 182.17 मीटर पर सेकंड, क्लियर, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। अभी एक ही क्वेश्चन बाकी है, यहां पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन बाकी है 4.22, वो हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि वहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट का पहले एक्सप्लेनेशन
देखना पड़ेगा, उसके बाद हम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कल देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ वो क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, और वहां पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।